So today we will start chapter 1 of economics book of class 9th, द स्टोरी ऑफ पालमपुर। अब इकोनॉमिक्स को हम समझेंगे स्टोरी ऑफ पालमपुर के थ्रू। एज आई टोल्ड यू, पालमपुर इज़ अ विलेज। वहाँ पे मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ है वो क्या होती है? डेयरी, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। मतलब मेन तो काम ज़्यादातर लोग किस में इन्वॉल्व है? फार्मिंग में। और जो बाकी के लोग हैं वो किस में इन्वॉल्व है? जो थोड़ा बहुत लोग बच जाते हैं वो डेयरी में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग, जो बच्चे कुछ लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा विलेज है नहीं, तो यहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं होती है। अब कोई भी प्रोडक्शन, मतलब कोई भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, कोई भी आप सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, आप बना रहे हो, उसे प्रोडक्शन बोलते हैं। अब प्रोडक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि कुछ तो नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। नेचुरल में क्या हो जाते हैं? जैसे कि लैंड, वो इंसान थोड़ी ना बना सकता है। लैंड तो हमें चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, रेन चाहिए। कोई भी हम काम करते हैं, सपोज कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो हमें वाटर तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, लैंड जगह होगी तभी तो फैक्ट्री लगाएंगे। और अगर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो रेन और सनलाइट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्टर, जो कि नेचुरल फैक्टर है। अब मैन मेड में क्या आ जाता है? मैन मेड में ट्रांसपोर्ट। अगर हम कोई भी क्रॉप उगा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको हम ट्रांसपोर्ट भी तो करेंगे ना, जब भी तो वो हो। अगर हम फार्मर हैं, फार्मर से वो ट्रेडर्स के पास जाएगा, फिर वो शॉप्स में आएगा, मंडीज़ में आएगा। तो ट्रांसपोर्ट तो, चाहे आप किसी भी चीज़ की फैक्ट्री लगा लो, ट्रांसपोर्ट तो मस्ट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हो, ट्रक हो या कुछ भी हो, या फिर थोड़ा ट्रेडिशनल हो, जैसे बुलॉक कार्ट्स वगैरह, टांगे वगैरह होते थे। ट्रांसपोर्ट चाहिए हमें। नेचुरली में ये सब चीज़ें चाहिए और मैनमेड में ट्रांसपोर्ट चाहिए। और क्या चाहिए भाई हमें? मनी। मनी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैपिटल, उसको मनी को हम इकोनॉमी में कैपिटल बोलते हैं। जो कैपिटल हम मशीनरी के फॉर्म में लगाते हैं, हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो भी हम पैसे से रिलेटेड चीज़ें अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, उसे हम कैपिटल बोलेंगे। जैसे मनी, मशीन हो गई। और क्या चाहिए हमें? ह्यूमन एफर्ट, यानी कि लेबर। लेबर के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। एग्रीकल्चर चलेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे तो फार्मर्स तो हमें चाहिए। वो क्या है? हमारी लेबर। फैक्ट्री में कोई मशीन को हैंडल करने के लिए भी लेबर चाहिए। कोई आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको लेबर चाहिए, तो लेबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमें रिक्वायर्ड होती है। अब पालमपुर में फार्मिंग हो रही है, तो प्रोडक्शन किस लेवल पे हो रही है? लिमिटेड लेवल पे। अब पालमपुर के थ्रू आपने क्या समझा? प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है, ठीक है। अगर वहाँ पे फार्मिंग हो रही है तो हमें क्या क्या चाहिए? जगह, लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट, रेन, जो कि एक प्लांट के लिए, क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फार्मर चाहिए एज अ लेबर, ठीक है। अब वहाँ पे छोटा सा गांव है, लेबर जो लोग किसी और से हायर कर सकते हैं, यानी कि किराए पे ले सकते हैं, दिहाड़ी पे रख सकते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को ही वो इन्वॉल्व करवाते हैं एज अ लेबर, क्योंकि वो और किसी को पे करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ आ गया। प्रोडक्शन अगर आपको किसी भी तरीके की करनी है, जैसे पालमपुर में तो एग्रीकल्चर हो रहा है, तो आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, चाहे नेचुरल हो या मैन मेड हो, ठीक है। मनी, लेबर, ट्रांसपोर्ट, लैंड एटसेट्रा, ओके। अब नेक्स्ट थिंग जो हम इसमें बात करेंगे, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वही रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसी को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इकोनॉमी में। एक तो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब देखो, लैंड तो आपको पता है, ये ज़मीन। लेबर भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, कैपिटल भी आपको बता चुकी हूँ, मनी या जो भी मशीनरी, जो भी पैसे से रिलेटेड चीज़ रिक्वायर्ड होती है एक बिजनेस में, फैक्ट्री में, किसी भी काम। तीसरा क्या होता है? एंटरप्रेन्योर, यानी कि ओनर, बिजनेसमैन, जो भी इन सब चीज़ों का हेड होता है, जो हैंडल करता है इन सब, ठीक है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के बिना ये सारी चीज़ें कौन करेगा? यही तो होगा ना ये सब चीज़ों को स्टार्ट करने वाला। यही अपनी कैपिटल लगाएगा, यही लेबर को लाएगा, उनको पे करेगा, यही लैंड अरेंज करेगा, या तो इसकी होगी, या परचेज करेगा, या जो भी करेगा। ये तो बहुत मेजर फैक्टर है। तो ये अगर पूरी इकोनॉमी का जो बेसिस है वो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। ये आपको याद रखने हैं, आगे भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको ये सारी चीज़ें रट लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है। पहला लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब आते हैं, पता ही चल चुका है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मेन चीज़ें जो चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। अब नेक्स्ट देखो, पालमपुर की जब बात हो रही है तो पालमपुर एक स्मॉल विलेज है एज आई टोल्ड यू, लेकिन रायगंज है एक बिग विलेज है, जो कि पालमपुर के नियर बाई ही एक विलेज है, ठीक है। अब पालमपुर और रायगंज के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और जितने भी टाइप के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, चाहे ट्रेडिशनल हो गए या मॉडर्न अब आ गए हैं, बाइक, ट्रक्स वगैरह, हर टाइप के ट्रांसपोर्ट आपको इन दोनों को जो ज्वाइन करता है विलेजेस को, रोड, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे वो टांगा वाला हो, बाइक्स हो, ट्रक्स, एनीथिंग। अच्छा देखो, अब पालमपुर में कितनी फैमिलीज रहती है भाई? 450 फैमिलीज, जिसमें से जो 80 है, सिर्फ 80 वो है अपर क्लास फैमिलीज, ठीक है। और बाकी की जो है वो लोअर क्लास फैमिलीज हैं।
अब इस स्टोरी के थ्रू कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। इसमें पता है, इस पूरे चैप्टर में हम ये समझेंगे कि जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, पालमपुर विलेज या कोई भी अनदर विलेज आप मान लो, अभी तो पालमपुर विलेज की बात हो रही है। अगर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी इंसान के पास अवेलेबल है, जितना रिक्वायर्ड है उसको किसी भी काम को करने के लिए, अगर वो अवेलेबल है तो उसके लिए प्रोडक्शन करना, कोई भी काम करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन इनमें से अगर एक भी चीज़ किसी के पास नहीं है ना, तो उसके लिए बिजनेस करना बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रेसफुल काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को आप इस तरीके से समझना कि किसी इंसान के पास अगर कुछ लेबर नहीं है, या फिर किसी दूसरे इंसान के पास कैपिटल नहीं है, किसी के पास लैंड नहीं है, तो दोनों ही अगर चारों फैक्टर इक्वल जितना रिक्वायर्ड है वो नहीं है, तो कोई भी एक होने से कोई फ़ायदा नहीं है। चारों फैक्टर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई इकोनॉमी को ढंग से फंक्शन करने के लिए। एक भी अगर आप लैक कर रहे हो तो आपका बिजनेस होना पॉसिबल नहीं है, या फिर आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होगी। डिफ़िकल्टीज़ पॉसिबल तो है ही नहीं, डिफ़िकल्टी किस में होगी, उस फोर्स जो भी लैक करा है आपका फैक्टर उसको अरेंज करने में, क्योंकि बिना उसके तो होने ही नहीं वाले ये प्रोडक्शन। चारों ये फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सी 450 फैमिलीज़ में से 80 फैमिलीज़ है जो अपर कास्ट है, ठीक है, और जो बाकी की फैमिलीज़ है वो लोअर क्लासेस है, जैसे कि एससीज हो गए, दलित्स हो गए, जो कि 1/3 पॉपुलेशन है पालमपुर में। ठीक है, अब इन दोनों क्लासेस में आप डिफरेंसेस देखना, किसके पास क्या अवेलेबल है, किसके पास क्या नहीं अवेलेबल है। अब एक बेसिक बात समझते हैं, अगर ये 80 जो फैमिलीज़ हैं इनके पास चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से 2 अवेलेबल है और 2 अवेलेबल नहीं है, और इनके पास जो है बाकी के लोग, इनके पास वो वाले फैक्टर्स हैं जो इसको चाहिए। ठीक है, और रेस्ट जो ये है लो क्लास फैमिली, इनके पास कौन से फैक्टर्स अवेलेबल है जो इनको चाहिए, और इनके पास कौन से अवेलेबल है जो इनको चाहिए। मतलब जो इसके पास कम है वो इसके पास हैगा, जो इसके पास नहीं है वो इसके पास है। ठीक है, तो अकेले तो इसका काम हो नहीं सकता और ना अकेले इसका काम हो सकता, इनको कोई भी काम करने के लिए एक दूसरे की हेल्प चाहिए हुई होगी। अब देखो कैसे ये एक दूसरे की हेल्प लेते हैं और इकोनॉमी कैसे पालमपुर में फंक्शन करती है। 80 अपर क्लास जो फैमिलीज़ है इनके पास क्या है, मेजॉरिटी लैंड। अब लैंड क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना मेन, सबसे ज़्यादा किसके पास है, इनके पास। कम नंबर में है ये 80 फैमिलीज़ 450 में से, और बाकी के कितने लोग हैं, लोअर क्लासेस वाले, उनके पास ज़्यादा लैंड नहीं है, बल्कि जो कम लोग हैं उनके पास ज़्यादा लैंड है। ठीक है, और इनके हाउसेस कैसे हैं, बड़े बड़े हैं भाई, प्लास्टर से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं, ब्रिक्स यूज़ हुई हुई है, अच्छी फैसिलिटीज़ है इनके पास। कम लोग हैं फिर भी देखो कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है। और ये जो बाकी के इतने सारे लोग हैं इनके हाउस देखो भाई, मड और स्ट्रॉ मिट्टी से बने हुए हैं, स्मॉल हाउसेज है, छोटे छोटे घर, और विलेज के एक कॉर्नर में है, बिल्कुल कॉर्नर में। मेन लैंड जो मेन एरिया होता है वो किन्होंने 80 फैमिलीज़ का है वो, क्योंकि इनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, इनके पास सब कुछ, और ये इतनी मात्रा में होने के बावजूद भी छोटे से कोने में रह रहे हैं विलेज के। ठीक है, तो इनके पास लैंड है और यहाँ पे लोग ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर लेबर वाला फैक्टर आपको ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लेबर का फैक्टर कम है अपर क्लासेस के पास। ठीक है, अब देखो, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ केयर, ये सारी फैसिलिटीज़ पालमपुर में अवेलेबल है। रोड भी अच्छे से बने हुए हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन भी है, ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, फार्मिंग अगर यहाँ की मेन एक्टिविटी है, और ये यहाँ पर सब अच्छे से अवेलेबल है। अब लेकिन लैंड इसके पास है, इसके पास लेबर है, तो जब भी हमें एग्रीकल्चर करना होगा, लैंड तो इसके पास है, लेबर कहाँ से आएगी, वो ये प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब देखो जो लैंड को मेजर करते हैं ना, जैसे कितनी बीघा ज़मीन है, कितना ज़मीन है हमारे पास, वो कैसे हेक्टेयर के थ्रू हम मेजर करते हैं। तो हेक्टेयर इज़ अ यूनिट टू मेजर लैंड, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं प्रोडक्शन हम किस लिए करते हैं, कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन क्यों होती है भाई, गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए तो प्रोडक्शन करते हैं। कोई सामान बनाते हैं, कोई सर्विस किसी को देते हैं, उसके बदले में ट्रेडिंग सी शुरू हो जाती है, बिजनेस चलता है, लोग अपनी ज़िंदगी उस पर डिपेंड करते हैं, उसी से अपनी लिविंग अर्न करते हैं, वो सस्टेन करते हैं अपनी लाइफ। ठीक है, तो प्रोडक्शन का एम क्या होता है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब बात करते हैं भाई लैंड की। लैंड जो है, ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड कराती है, नेचुरल रिसोर्सेज। एक तो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है लैंड। ठीक है, रहने के लिए भी तो लैंड ही चाहिए ना, कहीं और थोड़ी ना आप जाके रहोगे। लैंड ज़रूरी है एक तो रहने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। कोई भी फैक्ट्री लगानी है लैंड पे ही लगाएंगे, हवा में तो हम नहीं लगा सकते, है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज और क्या प्रोवाइड कराती है इसके अलावा, वाटर रिवर्स वगैरह कहाँ होती है, माउंटेन्स पे, लैंड पे, ये नेचुरल फिनोमिनाज है। फॉरेस्ट, मिनरल्स, जो भी अगर गोल्ड की किसी को फैक्ट्री लगानी है तो लैंड में जाके माइनिंग करेगा ना वो। आयरन हमें लैंड से मिलता है, आयरन, गोल्ड, कोल,
सारी चीज़ कहाँ से माइन होती है? लैंड से। इतना इंपॉर्टेंट है लैंड। और लेबर किस लिए ज़रूरी है भाई? टास्क कोई भी परफॉर्म करने के लिए, मैनुअल वर्क करना हो। और मशीन भी अगर कोई होगी, कुछ तो मशीन मोस्टली अब तो ऑटोमेटिक है, लेकिन उन ऑटोमेटिक मशीन्स को भी फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत है? मैन की ही। तो वो लेबर, ये इसलिए ज़रूरी है। कैपिटल भाई, कैपिटल आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मनी की फॉर्म में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो भाई, अब किस टाइप की कैपिटल होती है? एक तो कैपिटल होती है फिजिकल कैपिटल, दूसरी होती है ह्यूमन कैपिटल। डिफरेंस समझते हैं अब इन दोनों में क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल में एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो जो आपको 12 महीने से ज़्यादा बेनिफिट करेगी, आपको रिटर्न देगी, 12 महीने से बाद भी आप उसको यूज़ कर पाओगे, उसकी लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा की अगर है, वो आपके 12 मंथ के बाद भी काम आ रही है, तो वो फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगी। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, कोई भी हम बिल्डिंग मशीन खरीदते हैं, ऐसे तो नहीं खरीदते ना भाई 12 महीने से पहले ही वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारे काम की नहीं है, या बिल्डिंग बस 12 महीने बाद गायब हो जाएगी, हमारे यूज़ में नहीं आएगी, या कोई भी सामान उसके बाद की उसकी लाइफ है ही नहीं। अगर हम कोई बिल्डिंग फैक्ट्री लगाने के लिए खरीदते हैं, 12 महीने के बाद हमें पता है वो रहेगी, हमें 12 महीने के बाद भी वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट होगी, हमारे लिए वेस्ट नहीं हो जाएगी वो, तो वो किस में आ जाएगी? फिक्स्ड कैपिटल में, ठीक है। लेकिन कुछ होती है वर्किंग कैपिटल, जैसे कि जो हमें काम के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन वो 12 महीने से पहले पहले के ही टाइम में ख़त्म हो जाएगी। एक बार यूज़ हो गई तो वो एग्जॉस्ट हो गई, ज़रूरी नहीं है वो 12 महीने के बाद भी हमें काम आएगी। मतलब 12 महीने से जो कम तक जिसकी लाइफ है, जो हमें काम दे रही है, 12 महीने से कम जो हमारे काम आ रही है, वो आएगी वर्किंग कैपिटल। जैसे कि मनी इन हैंड, हमें किसी भी मजदूर को पैसा देना है, दिहाड़ी पे रखा है हमने, वेजेस पे, उसको हमें पैसा देना है, तो वो किस में आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल में। क्योंकि एक बार पैसा वो वाला जो हमें देना है वो चला गया, 12 महीने के बाद थोड़ी वो 12 महीने तक हमारे पास पैसा पड़ा है, या बाद में उसको देने के बाद वो हमारा कुछ काम आएगा। एक महीने के बेसिस पे अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं, तो उस महीने के काम के बाद वो ख़त्म, पैसा भी गया और वो लेबर भी बस तभी तक था। तो जो मनी इन बैंक की बात नहीं हो रही, बैंक में हम जो सेविंग्स कर रहे हैं वो तो 12 महीने के बाद होती है। इसीलिए किसकी बात हो रही है? मनी इन हैंड, जो 12 महीने से हाथ में जो हमारे पैसा है, इन हैंड जो कैश पड़ा है छोटे मोटे काम करने के लिए, एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, ठीक है, वो आ जाएंगे वर्किंग कैपिटल में। रॉ मटेरियल, जैसे कि हमें बनानी है भाई फर्नीचर की हमारी फैक्ट्री है, हमें चाहिए वुड ही तो हमारा रॉ मटेरियल होगा जो उसको बनाने के लिए चाहिए होगा। अब जो वुड हम वो परचेज करेंगे, क्या वो हमारे फिक्स कैपिटल हो जाएगी? हम उसको रख लेंगे सजा के? नहीं ना, हमें तो भाई उसके फर्नीचर बनाने हैं, तो वो रॉ मटेरियल जो हम लाए हैं वो 12 महीने से पहले पहले ही हम उसको यूज़ करके उसको किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। पहले ही उसने यूज़ दे दिया 12 महीने से पहले, उसके बाद तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल में। इसलिए मनी इन हैंड है जो वर्किंग कैपिटल, मनी इन बैंक नहीं है, क्योंकि बैंक में तो हम कितनी भी एफडी करा ले, कितने भी टाइम पीरियड के लिए, 12 मंथ से ज़्यादा का हो सकता है वो, तो मनी इन हैंड, रॉ मटेरियल, ऐसी ही चीज़ें जिसकी लाइफ 12 मंथ से कम है वो वर्किंग कैपिटल, और जो 12 मंथ से ज़्यादा है वो फिक्स्ड कैपिटल, जैसे मशीन और बिल्डिंग्स, ठीक है, टूल्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, जनरेटर हो गए, ये तो 12 महीने के बाद भी रहेंगे ना, काम के ही होंगे हमारे। कोई भी एक बारी हम कंप्यूटर खरीद के लाए, ऐसे थोड़ी है 12 महीने के बाद वो गायब हो जाएगा, या हमें काम आना बंद हो जाएगा, या उसके बाद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो फिक्स्ड कैपिटल है जो 12 महीने के बाद है। अच्छा, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। और एक चीज़ समझो, ये आपको पता है 75% ऑफ पीपल इन पालमपुर आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, इसमें इन्वॉल्व है फार्मिंग में, ठीक है। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत बहुत है कि क्या इनका कंस्ट्रेंट है, क्या चीज़ है इनके पास जो कम है? जो लैंड है वो फिक्स्ड है, वो बड़ी नहीं है, एक स्मॉल विलेज है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक तरीके से भाई लोग इतने सारे हैं, सारे ही फार्मिंग कर रहे हैं, 75%, कुछ ही हैं जो डेयरी वगैरह का काम कर रहे हैं, लेकिन जगह तो कम है। और ये भी आपको पता है कि जो जगह है, मेजॉरिटी ऑफ लैंड वो 80 फैमिली के पास है, ठीक है। एक तो लैंड फिक्स्ड है, वो उसको नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, उतनी ही है, उसी में सबको पालमपुर के जो विलेजर्स हैं उनको इसी में अपनी लाइफ और इकोनॉमी चलानी है, इसी लैंड पे। अब देखो क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे यूटिलाइज करते हैं इस लैंड को। आप बताओ आप क्या क्या कर सकते हो? अगर आपके पास कम ज़मीन है, उसमें आप क्या चीज़ें कर सकते हो, इनोवेटिव आइडियाज़, जो आप उस लैंड का मोस्ट एफिशिएंट यूज़ कर पाओ, वेस्टेज ना हो, और भी ज़्यादा यूज़ उसका कर पाओ। देखो भाई, एक तो आप ज़्यादा क्रॉप कैसे उगा पाओ, यहाँ तो फार्मिंग ही हो रही है, तो क्रॉप उगाने की ही बात होगी लैंड पे। एक तो जो वेस्ट लैंड है, जो भी किसी काम की लैंड नहीं है, उसको इरिगेट करके उसको कल्टीवेबल लैंड में हम कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम उसमें भी क्रॉप्स उगा पाएँ। दूसरा, जो सिस्टम ऑफ इरिगेशन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो पुराने टाइप के जो पाइप से या फिर बाल्टी भर भर के या कैसे भी ट्रेडिशनल वे से हम इरिगेशन कर रहे थे लोग, अब नई चीज़ें मशीन यूज़ करने लग गए हैं, तो ज़्यादा एरिया इरिगेट हो पाएगा कम टाइम में, है ना, और दूर दूर तक वेस्टेज हमारी जो वाटर की होगी वो कम होगी, ठीक है।
तो ट्रांसफॉर्म सिस्टम ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन का जो सिस्टम है हम उसे ट्रांसफॉर्म कर दे तो हमारी जो क्रॉप्स है हम ज़्यादा उगा पाएंगे, ठीक है, पालमपुर में। तीसरा, मिक्स्ड क्रॉपिंग हम कर सकते हैं, मतलब आधे पार्ट में हम कोई और क्रॉप उगा रहे हैं और आधे पे कोई और क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम क्रॉप उगा सकते हैं मिक्स क्रॉपिंग के थ्रू, ठीक है, ऐसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। चौथा, HYV सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन में आए थे ना HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप की क्वालिटी है वो ज़्यादा हमें अच्छी मिले और वेस्टेज कम हो, ठीक है। ये सारी वेज हैं जो अगर आपके पास लैंड फिक्स है, जैसे पालमपुर के लोगों के पास है, तो ये चीज़ें जो वो करते थे, कर सकते हैं कहीं भी, ताकि वो लैंड का फुल यूटिलाइजेशन कर पाए। अच्छा, राबी कौन सा क्रॉप है भाई? वीट कौन सा क्रॉप है? राबी, ये आपको पता होना चाहिए। और ज्वार और बाजरा क्या आ जाते हैं? खारिफ क्रॉप में, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो मैं आपको बता रही हूँ, वीट होता है राबी, ज्वार और बाजरा क्या होता है? खारिफ, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, ये तो आप समझ चुके हो कि अगर आपके पास लैंड कम है और आपको फार्मिंग करनी है तो क्या क्या इनोवेटिव वेज से आप उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे पालमपुर के लोगों ने किया। अब देखो भाई, पालमपुर में कौन कौन से टाइप्स के क्रॉप उगते थे? एक तो ज्वार और बाजरा जो मैं आपको बता चुकी हूँ, खारिफ क्रॉप के अंदर आते हैं। वीट वो लोग करते थे उसकी खेती, और पोटैटोज जो कि अक्टूबर और दिसंबर में मेनली उगाया जाता है, और शुगर केन, ये सारी चीज़ें वो ग्रो करते थे पालमपुर में, ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल, जैसे हमने HYV सीड्स की बात की, वो तो मॉडर्न डेवलपमेंट है ना। ट्रेडिशनली तो हम जो ऑर्गेनिक सीड्स है वो यूज़ करते थे, ये तो हाई यील्ड सीड्स हैं जो HYV सीड्स है। अच्छा, जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे, एक तो वो कम कॉस्ट में मिलते थे हमें, ठीक है। HYV सीड्स हैं थोड़े कॉस्टली, और ट्रेडिशनल सीड्स रिक्वायर लेस इरीगेशन उन्हें कम चाहिए। अब हाई क्वालिटी के अगर हम कुछ सीड्स लगाएंगे तो हमें इरीगेशन भी वो ज़्यादा ही मांगेंगे भाई। जब रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे देंगे तो उनको इरीगेशन भी अच्छी मात्रा में चाहिए, वाटर भी ज़्यादा चाहिए भाई। तो ट्रेडिशनल सीड्स को चाहिए थी भाई लेस इरीगेशन, बट HYV सीड्स को चाहिए होती है मोर इरीगेशन, और ये थोड़े कॉस्टली ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, ठीक है। आपको पता होने चाहिए ना डिफरेंसेस, पालमपुर के लोगों को भी ये पता ही थे। देखो अब, अच्छा, HYV सीड्स आए कब, इंट्रोड्यूस कब हुए? ये ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुई थी ना, लेट 1960s में। तो रिवोल्यूशन मतलब चेंज आया ना, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज एग्रीकल्चर में। क्या आया? HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन, ओके। इससे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, न्यू क्रॉप्स अच्छे तरीके से आप उगा पाए, बहुत उनके साइज़ में उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई गई। तो HYV सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू आए। अब देखो कैसे, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ कॉस्टली ज़्यादा होते हैं, तो क्या जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो थोड़े इकोनॉमिकली वीक है, वो ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं ना। तो ये सबसे ज़्यादा कौन अफोर्ड कर सकते हैं? जो लार्ज फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई, HYV सीड्स आए, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़ायदा किनको हुआ? उन स्टेट्स को, एफ्लुएंट स्टेट्स, मतलब जो अबेंडेंटली जिनके पास रिसोर्सेज थे, जो अफोर्ड कर सकते थे ये, जैसे कि पंजाब। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे पंजाब में जो फार्मर्स थे, बड़े बड़े फार्मर्स थे, जो कि HYV सीड्स अफोर्ड कर सकते थे। और जो पिछड़े इलाके थे, जहाँ पर फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स थे बेचारे, 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड वाले, उनके पास तो पैसा इतना नहीं था कि वो ये वाले सीड्स अफोर्ड कर पाए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किन के लिए एक तरीके से बेनिफिट हुआ? इन्हीं के लिए जिनके पास, पंजाब जैसी स्टेट्स के लिए, और बाकी स्टेट्स इसका पूरी तरीके से यूज़ और फ़ायदा नहीं उठा पाई। अब आ रही हैं भाई प्रधानमंत्री की इतनी योजनाएँ, उस टाइम पर थोड़ी ना थी। उस टाइम पर थी भी तो लोगों में अवेयरनेस इतनी नहीं थी, ठीक है। अब बात होती है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ट्रेडिशनली तो हमें पता है भाई, एक बैल होता है जो हल चलाता है खेत में, ठीक है, और कुएं से पानी ला के उसको सिंचाई की जाती है, मतलब ट्रेडिशनल वे होती है सारी। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड कैसा होता है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, वो हम देखते हैं। देखो, HYV सीड्स ऑब्वियसली सी बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस आए हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यूज़ होंगे HYV सीड, ट्रेडिशनली तो नहीं होंगे ना। और मशीनरी भाई, जो मैंने अभी बताया आपको, बुलॉक कार्ट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, उसके रिप्लेसमेंट में क्या आ गए? ट्रैक्टर्स, जिससे जल्दी ज़्यादा आप एरिया को इरीगेट कर सकते हो या फिर उसको कल्टीवेबल बना सकते हो। जो भी मतलब फार्मिंग में एक्टिविटीज़ हो सकती है वो ट्रैक्टर के थ्रू होने लग गई, जो पहले एनिमल्स की हेल्प से होती थी। और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो कीड़े लग जाते थे, इतनी फसल ख़राब हो जाती थी, अब पेस्टिसाइड का यूज़ हो जाता है तो उनकी फसलें बच जाती है। फर्टिलाइज़र्स यूज़ होने लग गए, फर्टिलिटी बढ़े क्रॉप की, अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू हो, जो भी न्यूट्रिशन कम है सॉइल में उसको फर्टिलाइज़र के थ्रू हम फुलफ़िल कर देते थे।
कर देते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड की बात हो रही है। और नई नई इरिगेशन टेक्निक हो गई, सिंचाई करने की नई टेक्निक्स आ गई, जैसे पंप सेट आ गए, डैम्स हो गए, बड़े बड़े डैम्स बनने लग गए, ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिक हो गए हैं जिसमें बाल्टी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पानी भर रहा है, आ रहा है, इतनी मेहनत नहीं लगती, मैनुअल वर्क नहीं लगता कि औरतें उसको खींच रही हैं। अब मतलब ये सारी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं। ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड के फीचर्स। अगर क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको दिमाग में ये पॉइंट्स हैं तो आप इसको लिख सकते हो और एक बहुत अच्छा आंसर आप लिख पाओगे। ठीक है, तो पालमपुर में देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। HYV सीड्स, यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी, न्यू इरिगेशन टेक्निक्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़। और न्यू इरिगेशन टेक्निक्स में क्या है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स, डैम्स और पंप सेट। अच्छा, ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है ये कौन कौन सी स्टेट्स अफोर्ड कर पाएगी, जो अफ्लुएंट है, जिनके पास पैसा है। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी वर फर्स्ट टू ट्राई मॉडर्न फार्मिंग। ये मॉडर्न फार्मिंग जो थी सबसे पहले किन स्टेट्स में लोगों ने ट्राई करी, पंजाब में, हरियाणा में और यूपी में। ओके, अब आगे देखो, अगर आप 9th क्लास में नहीं हो, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको जनरल नॉलेज अपनी गेन करनी है, तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है। इसमें आप बहुत सारे बेसिक चीज़ें इकोनॉमी के बारे में जान लोगे। देखो, अब आगे बात करते हैं पालमपुर की ही ट्रेडिशनल मेथड में आपको। अच्छा, पालमपुर में भाई जो स्मॉल भी फार्मर्स थे, लार्ज भी फार्मर्स थे, तो कुछ अमीर भी थे और कुछ गरीब भी थे, जो अफोर्ड कर सकते थे मॉडर्न मेथड को और जो नहीं कर सकते। दोनों टाइप की चीज़ें हो रही थी भाई पालमपुर में। देखो कंपैरिजन, इसीलिए तो एक स्टोरी ऑफ पालमपुर है आपके इकोनॉमी चैप्टर में, कि आप दोनों जो है चीज़ें समझो और क्या डिफरेंस किस में है वो भी आप अच्छे से इकोनॉमी के जो बेसिस है आप स्टोरी ऑफ पालमपुर के थ्रू समझ जाओ। अब देखो, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू जो यूज़ कर रहे थे पालमपुर में, जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे थे फार्मिंग का, उन्होंने वीट जो है वो कितना प्रोड्यूस किया, 1300 kg पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर पे उन्होंने 1300 kg उगाया। और जिन्होंने मॉडर्न मेथड यूज़ करा, जो HYV सीड्स वगैरह यूज़ किए, उन्होंने 1 हेक्टेयर पे 3200 kg 3200 kg वीट प्रोड्यूस किया। ठीक है, कितना देखो डिफरेंस कितना है क्वांटिटी में। ट्रेडिशनल मेथड में कितना कम प्रोड्यूस हो रहा है और ये मॉडर्न में कितना ज़्यादा। अब देखो, इसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं ट्रेडिशनल में, काउ डंग, मैन्योर। ठीक है, फर्टिलाइजर थोड़ी यूज़ हो रहे हैं, ये काउ डंग जो होता है गाय का गोबर, उसी से तो खाद बनती है। ये सब चीज़ें यूज़ करें। और ये क्या यूज़ करें भाई, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें। तो प्रोडक्शन तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। अब देखो डिफरेंस आप, और क्या इनको डिफरेंस क्या है, जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करे थे उनकी कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुई, तो उनके पास सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा में कुछ बचा ही नहीं। वो क्या तो वो खाएं और क्या वो परचेज, क्या वो सेल करें। ठीक है, इतना कम है। और ये मॉडर्न वालों के पास तो बहुत अबंडेंट में है, 3200 1 हेक्टेयर पे है, तो इनके पास तो सरप्लस अच्छा खासा है। ये बेच भी सकते हैं मार्केट्स में और खुद फैमिली के कंजम्पशन के लिए भी रख सकते हैं। और इनको तो सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कि कितना हम बेचें कितना बचाएं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी ज़रूरी है टाइम के साथ। पालमपुर की बात हो रही है तब। अच्छा, इतनी जब टेक्नोलॉजी हो रही है, मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम इतना बेनिफिट कर रहे हैं, तो कुछ तो नुकसान होता ही होगा ना। क्यों हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को इतनी वैल्यू देते हैं, क्योंकि उनमें केमिकल्स कम होते हैं। मॉडर्न जो चीज़ें होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एक तो भाई पहला तो क्या इसका डिसएडवांटेज है, नुकसान है, ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वाटर जो कि नेचुरल रिसोर्स है। अगर हम मॉडर्न मेथड यूज़ करेंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे, तो पानी भी तो ज़्यादा ही चाहिए होगा। ऐसी HYV सीड्स यूज़ करेंगे, इरीगेशन उन्हें ज़्यादा चाहिए होती है, तो पानी जो ट्रेडिशनल में यूज़ होता था और एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न मेथड्स इसमें ज़्यादा यूज़ होगा। तो यूज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे। पहले लिमिटेड है ना हमारे पास, हम सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी करते रहते हैं ना। क्यों करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही लिमिटेड है। और ये मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम जो भी है इसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है, जो कि एक नुकसान है, डिसएडवांटेज है। दूसरा आता है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब जो हम फर्टिलाइजर्स उसमें डाल रहे हैं, केमिकल्स है ना उसमें, उसका साइड इफेक्ट तो हो गई। एक बार हमें कोई क्रॉप उगाना है, हमें उसमें फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, उसने बहुत अच्छी हमें क्रॉप प्रोडक्शन दे दी, उसके बाद उसका साइड इफेक्ट पता है क्या होगा, वो जो ज़मीन जिस पे सॉइल पे हमने वो चीज़ें उगाई है उसकी जिसमें फर्टिलिटी है ना वो लॉस हो जाएगी सारी। बहुत जो न्यूट्रिएंट्स थे सारे इसमें से निचोड़ लिए जाएंगे। तो दोबारा अगर आप प्रोडक्शन करने की उसी लैंड पे सोचोगे बिना उसमें इन्वेस्टमेंट करे या दोबारा से रिपेयर किए, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो सॉइल फर्टिलिटी भी लूज़ हो जाती है ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से, इसलिए लिमिटेड बैलेंस करके चलना चाहिए। अच्छा, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, जो सॉइल में वाटर टेबल होती है, जो ग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं, वाटर टेबल के से ही तो हम निकालते हैं उसको, तो जो वाटर टेबल होती है वो भी कम हो जाती है। क्यों भाई, मशीनें इतनी बड़ी बड़ी लगा देंगे, इतना पानी हम निकाल लेंगे ग्राउंड वाटर, तो बचेगा तो कम ही ना उसके नीचे जितना ज़रूरी है, तो वो डिप्लीट होगा आगे फ्यूचर यूज़ के लिए। लोग जो आगे की जनरेशन होगी वो परेशान होगी।
वो मशीन लगाएंगी तो कुछ निकलेगा ही नहीं जब इतना ओवर यूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी को सेव करो और लिमिटेड जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप यूज़ करो। तो लेकिन ये मॉडर्न मेथड क्या कर रहे हैं, डिप्लीट करा रहे हैं वाटर टेबल को। क्यों? ड्यू टू कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन। जो ट्यूबवेल इरीगेशन हम कर रहे हैं वो बार बार कंटिन्यूस यूज़ हो ही रहा है हमारा, तो वाटर टेबल तो डिप्लीट होगी। अच्छा, और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो इससे डिसएडवांटेजेस है, जैसे वाटर टेबल कम हो गया, सॉइल फर्टिलिटी ख़राब हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा वेस्ट हो गए, तो क्या ये ऐसी चीज़ें हैं भाई अभी वेस्ट हो गई कोई बात नहीं, 1-2 महीने बाद तो वापस से उसी लेवल पे आ जाएगी? नहीं ना, इट टेक्स मैनी ईयर्स टू रिस्टोर देम। वापस से ऐसे ही इतनी मात्रा में आने में बहुत साल लग जाते हैं और ख़त्म यूँ ही हो जाते हैं। तो आगे आने जनरेशन के हिसाब से भी तो हमें चलना है ना कि वो बिल्कुल हाहाकार ना मच जाए। तो इट टेक्स मैनी ईयर्स टू रिस्टोर देम, सो वी शुड यूज़ देम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, अच्छे लेवल पे सरप्लस ज़्यादा हो जाता है, जैसे पालमपुर के लोगों को हुआ। ओके, अब बात होती है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब जो हम बात कर रहे थे कि फर्टिलाइज़र से सॉइल फर्टिलिटी का नुकसान होता है, वो कैसे होता है? देखो, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, हम मिनरल्स चाहिए होते हैं जो लैक कर रहे होते हैं, उसी के लिए करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं हमें मिनरल्स तो प्रोवाइड करवाते हैं, पहली बात। फिर वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, सॉइल के अंदर जो पानी होता है उसमें वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्योंकि आपने प्रीवियस साइंस के चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में, नहीं भी पढ़ा तो जान लो, प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना वो डिज़ोल्व फॉर्म में लेते हैं, वाटर की फॉर्म में। वो ऐसे ही डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते, उन्हें किस फॉर्म में चाहिए होते हैं? डिज़ोल्व में। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मिनरल्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। कुछ मिनरल्स तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं जो कि प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें चाहिए होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो चुके हैं। और जो बाकी के होते हैं उनका क्या होता है? जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स या जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बैक्टीरिया जो होते हैं और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको मार देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी के और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्या होता है भाई? सारे थोड़ी ना बैक्टीरिया को मारने में लग जाएंगे। बाकी ये क्या करते हैं? कुछ तो सॉइल से एस्केप हो जाते हैं जो ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाते हैं, कुछ को तो प्लांट्स ने ऑब्जॉर्व कर लिया, कुछ बैक्टीरिया को और जो बाकी के ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल कर देते हैं। अब देखो, जो ग्राउंड वाटर में चले गए वो वाटर को पोल्यूट करेंगे भाई, फिर वो लेक्स में जाएंगे, रिवर में जाएंगे, वाटर पोल्यूशन भी कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। प्लांट्स तो चलो जितना उससे ज़रूरी था या क्रॉप्स को वो तो उन्होंने ले लिया, काम आ गए, जो मेन काम है वो यहाँ पर हो गया इसका। लेकिन इसके अलावा जो नहीं होना चाहिए वो ये क्या कर रहे हैं? एक तो सॉइल से एस्केप करके निकल के सॉइल से वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है सॉइल में जो ज़रूरी है सॉइल फर्टिलिटी के, उसको मार देते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी ऐसे इवेंचुअली लॉस हो जाती है। जब केमिकल से फर्टिलाइज़र से बनी हुई जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके साइज़ देखना आप कितने बड़े बड़े होंगे, शाइन उसमें अलग ही होगी, बट जब उनको खाते हैं तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी एक ऑर्गेनिक चीज़ें हमें प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, ऐसे सॉइल फर्टिलिटी लूज़ होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र कौन सी स्टेट यूज़ करती है? पंजाब, ठीक है। इससे पंजाब में क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी इंक्रीज़ होगी भाई, कल्टीवेशन में पैसा भी तो लगेगा। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ये सस्ते तो आते नहीं है, महंगे ही आते हैं, तो इनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी इससे इंक्रीज़ हो गई, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा भाई, ठीक है, पंजाब में। अब देखो, पालमपुर में जो अपर क्लास और लोअर क्लास लोगों के पास ज़मीन थी उसके बारे में अब बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं यहाँ पे। देखो, सपोज़ करो ये एक पूरे पालमपुर विलेज की लैंड है, ठीक है। अपर कास्ट के पास इतना एरिया है, मेजॉरिटी एरिया, और लो कास्ट के पास इतना, ठीक है। जो कि अपर कास्ट के लोग हैं लेस इन नंबर्स में, ये 80 फैमिलीज़ हैं बस, ज़्यादा लोग कौन से हैं? लो कास्ट वाले। लेकिन इनके पास मोस्टली 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, हर बंदे के पास 2 हेक्टेयर से भी कम। ये भाई ज़्यादा लैंड है तो ज़्यादा हेक्टेयर्स होंगे इनके पास, बट इनके पास क्या कम है? लेबर लेस है, क्योंकि 80 फैमिलीज़ है, और यहाँ पर मोर लेबर है। यहाँ पर लो इनकम भी है भाई, क्योंकि बेचारों के पास ज़मीन नहीं है, और यहाँ पर ज़मींदार लोग हैं, इतनी ज़मीनें उनके पास। ऐसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर में, ठीक है। ज़्यादा किसके पास है? अपर कास्ट के पास, और लो कास्ट के पास कम है। और लेबर किसके पास ज़्यादा है? लो कास्ट के पास, ठीक है। और ज़्यादा पैसा किसके पास है भाई? ऑब्वियसली अपर कास्ट लोगों के पास। नॉट ऑल पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लैंड। अच्छा, सारे पीपल क्या एग्रीकल्चर का ही काम करेंगे यहाँ पर? बताओ, आप बताओ। नहीं ना,
क्यों? क्योंकि 80 बंदे ही हैं जिनके पास ज़मीनें हैं। मेन एक्टिविटी फार्मिंग है ज़्यादातर लोग इनमें, लेकिन सारे नहीं हैं। कुछ दूसरा भी काम कर रहे हैं, जैसे कि डेयरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, शॉप्स हो गई, जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था। वैसे भी लैंड कम है, सारे ही एग्रीकल्चर करने लग जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, रिसोर्सेज ही लिमिटेड है, सब एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते, किसी को अदर वेज ऑफ सर्वाइवल भी ढूंढनी पड़ेंगी। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मर्स। कुछ होते हैं स्मॉल, कुछ होते हैं मीडियम फार्मर्स, कुछ होते हैं लार्ज फार्मर्स। कैसे, किस पे डिपेंड कर रहा है कि लार्ज फार्मर है ये स्मॉल फार्मर है? लैंड जितनी उसके पास है, जितनी ज़मीन है। स्मॉल फार्मर के पास बहुत कम लैंड होती है, जैसे कि लेस देन 2 हेक्टेयर्स। ओके, मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स क्या हो गए, जिससे ज़्यादा जिनके पास लैंड है। ठीक है, अब जो स्मॉल फार्मर्स है भाई, अब वो एक तो इनके पास ज़मीन कम है, तो लेबर क्या बाहर से किसी को वेज पे अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं ना। तो ये सेल्फ लेबर करते हैं, खुद ही लेबर करते हैं, खुद ही अपना काम करते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले लेते हैं। और मीडियम और लार्ज फार्मर्स है भाई, ये कम मात्रा में है लोग, लेबर कम है, ज़मीन ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे? जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको कहेंगे भाई तुम हमारी लैंड में आके खेती करो, हमें लेबर प्रोवाइड करो, क्योंकि हमें लेबर की ज़रूरत है। ठीक है, देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एक दूसरे के पास कम है, कैसे एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं, ये कैसे हेल्प कर रहे हैं, दोनों का काम होगा फिर एक दूसरे की हेल्प से। अब स्मॉल फार्मर्स है वो लेबर इनको प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो लैंडलेस फार्मर्स है जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, वो भी किसको प्रोवाइड करा रहे हैं? लेबर, इन दोनों फार्मर्स को। ठीक है, और अगर लैंड चाहिए किराए पे तो वो स्मॉल फार्मर्स लेते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में। ठीक है, तो लेबर प्रोवाइड कराते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स को, कौन? पालमपुर में स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, हायर करते हैं इनको, वेजेस पे रखते हैं। ठीक है, दिहाड़ी। अब वेजेस कैसे हो सकती है भाई? कैश में भी और काइंड में भी। कुछ को पैसा चाहिए, पैसे में दे देते हैं, और कुछ को काइंड, कुछ क्रॉप दे दिए, कुछ खाना भी दे दिया, चलो ये दे रहे, ये तुम्हारी वेज में कट जाएगा। घर जाओगे, पता है भाई ज़मींदार चालाक लोग हैं, घर जाओगे टाइम वेस्ट करोगे, हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आज की तेरे को खाना भी देंगे तो यहीं बैठ के खाना खा। तो कैश में और काइंड में वेज दे सकते हैं। ठीक है, जो कि जगह से जगह पर, एक विलेज में कुछ अलग वेज हो सकती है, दूसरी जगह पे कोई अलग हो सकती है। कोई किसी क्रॉप की वेज, किसी क्रॉप को उगाने में ज़्यादा मेहनत लग सकती है तो उसकी वेज अलग होगी, किसी को कम लग सकती है, कम टाइम में हो जाता है तो उस पर अलग होगा। मतलब किसी का काम है पानी निकालने का, ठीक है, तो उसकी वेज अलग होगी। मतलब एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, जगह पे डिपेंड करती है, क्रॉप टू क्रॉप पे वेज डिपेंड करती है, और कितने देर की ड्यूरेशन की एम्प्लॉयमेंट है, कितना काम है, उस पर वेज डिपेंड करती है। कहीं पे फिक्स्ड नहीं होती है, अलग अलग होती है। इन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि क्या वेज होगी। ठीक है, अच्छा, जो लेबरर है उनको वेज किस हिसाब से मिलती है? कुछ तो होते हैं डेली बेसिस पे, कि आज जितना काम किया उस हिसाब से भाई हमें पैसे मिलेंगे, जो पालमपुर में मोस्टली हो रहा था क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे अवेलेबल थी। दूसरा, फॉर वन पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी को एक काम दे दिया कि भाई ये फसल तुझे काट देनी है, इसके बाद तेरे को वेज मिल जाएगी। उसको एक काम बता दिया ना, ये करके तेरे को वेज मिल जाएगी, ये काम पूरा हो जाएगा, पैसे ले जाइए भाई। तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हो सकती है। और होल ईयर, कि पूरे तुझे देखना है सारे काम हो रहे हैं, तेरे को पूरे काम के लिए रख लिया, पूरे जब तक पूरी बीज बोने से लेके फसल कटाई तक पूरा काम जब तक नहीं हो जाता तब तक तुझे ये काम करना है। तो पूरे होल ईयर के लिए हम उसको वेजेस देते हैं, पूरे साल की। ठीक है, तो 3 टाइप्स होते हैं, डेली बेसिस पे, फॉर वन पर्टिकुलर एक्टिविटी, और फॉर होल ईयर। ठीक है, और मिनिमम वेज क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मिनिमम वेज होती है कम से कम दिहाड़ी, कम से कम मनी, जो गवर्नमेंट फिक्स करती है कि इससे कम में कोई वेज नहीं देगा किसी को, इतना तो भाई हर मजदूर को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कितनी सेट की कि 300 तो हर आप मजदूर को, हर लेबर को आप दोगे। लेकिन भाई पालमपुर में इतनी लेबर थी, जो कम तो थी नहीं, एक नहीं मना करेगा तो दूसरा आ जाएगा भाई, है ना, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है, उनकी ज़रूरत है। तो पालमपुर में कितनी पता है दे रहे थे वेज? 160, जबकि कितनी गवर्नमेंट ने सेट की है? 300। कितना गलत काम हो रहा है ना, ड्यू टू हैवी कंपटीशन फॉर वर्क। एक लेबर मना करेगा, कहेगा ठीक है भाई तू जा, दूसरा है जिसको तेरे से ज़्यादा ज़रूरत है वो कर लेगा मेरा काम। तो गवर्नमेंट ने 300 सेट की, बट पालमपुर में 160 चल रही थी। एक तो अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, गाँव को क्या पता, गाँव के लोगों को गवर्नमेंट क्या वो कर रही है, कितनी वेज सेट कर रही है, उनको इतनी नॉलेज ही नहीं होती बेचारों को, इतना टाइम ही नहीं होता, किसी के घर में टीवी भी नहीं होता। जिनको पता होता है वो फ़ायदा उठाते, बताते नहीं है उन्हें। अच्छा, वेज कैन नॉट बी लेस देन मिनिमम वेज। अच्छा, मिनिमम वेज वो होती है गवर्नमेंट ने जो सेट कर दी, इससे कम की कोई वेज नहीं देगा, अगर देगा तो आप एक्शन ले सकते हो उसके खिलाफ। ठीक है, बट अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना, अवेयरनेस ही नहीं होती। और अनपढ़ ज़्यादा किसान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कागज़ पे साइन करा रहे हैं वो 300 रुपये दिए हैं और दे रहे हैं वो 160 हो, तो बस अंगूठा लगाया, उन्हें पता ही नहीं है कुछ। समझ आ गई? मिनिमम वेज इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या थी। कैपिटल यानी कि मनी, कहाँ से वो जो एक्टिविटी कर रहे थे उसको करने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए होगा ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो कोई काम हम सेटअप कर पाएंगे। तो मनी तो हमें चाहिए मेजर सोर्स। तो कहाँ से वो अपना मनी अरेंज करते थे, अपनी कैपिटल अरेंज करते थे?
पालमपुर में डिफरेंट फार्मर्स। अब 2 टाइप्स ऑफ फार्मर है, एक तो हो गए स्मॉल फार्मर्स, 3 टाइप्स मान, एक तो स्मॉल फार्मर्स, एक लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर। स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं भाई, उनके पास ज़मीन कम है एक तो वो कैपिटल कहाँ से अरेंज करते हैं, वो लेते हैं लार्ज और मीडियम फार्मर से बोरोइंग करते हैं, मतलब उधार ले लेते हैं। ठीक है, अब वो उधार लेंगे तो वो ऐसे ही तो उसको दे नहीं देगा, कुछ तो इंटरेस्ट लेगा, ब्याज लेगा। तो जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स थे वो स्मॉल फार्मर्स को पैसे तो दे देते थे, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पे देते थे। इंटरेस्ट रेट क्या होता था, हाई। ठीक है, तो लोन की तरह हो गया भाई, स्मॉल फार्मर एक तरीके से कर्जे में भी चला जाता था, पे भी नहीं कर पाता था, फिर सुसाइड कर लेता था। अभी भी होता है ऐसे। तो स्मॉल फार्मर्स को कौन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ पे, लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स। अब देखो, अब बात आती है कि लार्ज और मीडियम फार्मर्स को पैसे कहाँ से मिलते हैं भाई। वो तो एक तो उनके पास ज़्यादा ज़मीन है। अब ऐसा तो है नहीं भाई सब कुछ ही वो खर्च कर देंगे, कुछ वो लोन के तौर पे दे देते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं, कुछ उनकी सेविंग्स भी होती है, ट्रेडिंग भी तो वही करते हैं ना, क्योंकि उनके पास सरप्लस मनी बचता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो अपनी सेविंग्स करते आ रहे होते हैं उस सेविंग्स में से अपनी कैपिटल ले लेते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं अपने काम में। उनके पास तो सेविंग्स होती है, इनके पास तो सेविंग्स का स्कोप ही नहीं है, नो सेविंग्स। इसीलिए तो बोरो करना पड़ता है। तो लार्ज और मीडियम फार्मर्स के पास तो भाई सेविंग्स होती है, स्मॉल के पास सेविंग्स नहीं होती। अब जैसे कि सपोज करो, ये हाई इंटरेस्ट रेट कैसे वो लेते हैं, एक सविता है पालमपुर में, ₹3000 उसको चाहिए अपने काम को करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, स्मॉल फार्मर है, उसे इतने चाहिए 3000। तो वो क्या करती है, वो लार्ज फार्मर्स के पास जाती है, वो उसको 3000 रुपये दे तो देते हैं, बट कितने इंटरेस्ट रेट पे, 24%, जो कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। तेजपाल सिंह नाम का एक लार्ज फार्मर होता है, वो इसको देता है ये भाई कि चल तू 3000 मुझसे ले ले, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए भाई, इतना ज़्यादा चाहिए मेरे को वापस। तो अब क्या होगा, वैसे एक तो स्मॉल फार्मर, उसको डिफ़िकल्टी तो होगी पे करने में, इतना हाई इंटरेस्ट रेट। ऐसे स्मॉल फार्मर्स बेचारे गरीब के गरीब ही रहते हैं, वो प्रॉफिट कभी ले ही नहीं पाते। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो आपको पता चल गया कहाँ से कैपिटल आती है। स्मॉल फार्मर्स लेते हैं लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स से, और लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स कहाँ से कैपिटल लाते हैं, उनकी खुद की सेविंग्स होती है। अब बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। सबसे पहले तो सरप्लस जान लो होता क्या है। सरप्लस वो होता है जो भी ये प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, कुछ तो उन्होंने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करने के बाद जो बच रहा है ना उनके पास, मतलब ज़्यादा बच रहा है, ठीक है, अपनी जो खुद की वो है नीड पूरी करने के बाद जो सामान उनका प्रोडक्शन का बच रहा है वो सरप्लस में आ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब देखते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट कौन कर पाता है, जिसके पास एक्स्ट्रा बचेगा वही तो सेल कर पाएगा। अब एक्स्ट्रा कहाँ बच सकता है, स्मॉल फार्मर्स के पास तो कम ज़मीन है, ऊपर से उनको पे भी करना है, या खुद कंज्यूम करे, खुद खाए उसको, या वो बेचने जाएंगे, सरप्लस बचेगा। तुम्हें लगता है कोई स्कोप है स्मॉल फार्मर्स के पास, नहीं है ना। तो सेल ऑफ सरप्लस कौन कर पाता है, जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास रियल में सरप्लस बचता है। ठीक है, बड़ी बड़ी ज़मीनें अब सारा तो खुद कंज्यूम नहीं कर लेंगे ना, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उनके पास तो है भाई सेल करने के लिए। अब देखो सरप्लस क्या होता है, कुछ तो कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ तो खुद की नीड्स पूरी करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए रख लेते हैं खेत में जो भी बचता है, बाकी का क्या करते हैं हम सेल करते हैं, ये जो भी हैं फार्मर्स। ठीक है, अब स्मॉल फार्मर्स है जैसे गोविंद और सविता की अपने बात की थी अभी, उनकी पहले से ही लेस प्रोडक्शन है, तो वो क्या करेंगे, कंज्यूम कर देंगे। ठीक है, कंज्यूम कर लेंगे जो भी उनके प्रोडक्शन होगी उसमें से खुद यूज़ कर लेंगे, और जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको सेल कर देंगे। थोड़ा बहुत अगर बाई चांस बच गया तो उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, और मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, उनके पास खाने के लिए भी बहुत बचा हुआ है और सेल करने के लिए बहुत माल है, तो वो भी जाके कंज्यूम भी करते हैं और लार्ज अमाउंट में सेल कर लेते हैं। ये तो थोड़ा बहुत बच रहा है तो सेल कर रहे हैं, ये लार्ज अमाउंट में सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तेजपाल सिंह जो सविता को उसने लोन दिया था, वो क्या करता है, देखो उसके पास भाई ये इतना सारा बच रहा है कंज्यूम करने के लिए, सेल करने के लिए, अब सेल करने के लिए पैसे भी तो होंगे ना उसके पास, सेविंग भी वो कर ही रहा होगा। तो ऐसे फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ टाइम की सेविंग से क्या कर लेते हैं, मशीनरी खरीदते हैं जो और ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, उनके आगे और काम बढ़ता है, जैसे कि ट्रैक्टर खरीद लिया उसने। ठीक है, ये क्या हो गई, फिक्स्ड कैपिटल, मतलब एक बार इन्वेस्ट कर दिया, इसको 12 महीने के बाद भी वो इसका फ़ायदा उठा सकता है, 12 महीने के बाद भी इसका बेनिफिट उसको होगा, उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। पैसा तो लगा दिया उसने, लेकिन ये बेनिफिट का मशीन कब तक देगी उसको, 1 साल के बाद भी इसको बेनिफिट देगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। इसने खरीदा ट्रैक्टर, उसको क्या मिल गई, एक तरीके से फिक्स कैपिटल। अब वो अपनी दुकान भी खोल सकता है या तो कोई कैटल भी पाल सकता है, क्योंकि सेविंग्स है भाई। सप्लाई ऑफ फार्म प्रोडक्ट, और यही बंदा क्या करेगा, जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसकी सप्लाई कर लेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी खरीद सकता है वो जब इतना बड़ा फार्मर है तो। ठीक है, अब एक कैसे ये एक प्रोसेस चलता है, देखो फार्मर्स होते हैं, उनको जब सेल करनी होती है किसके पास जाते हैं, सीधा जाके दुकान पे थोड़ी ना बेचने लग जाते हैं, वो उनको एक बीच में मिडल मैन चाहिए होता है, जो कि होते हैं ट्रेडर्स। वो जाते हैं ट्रेडर्स के पास, ट्रेडर्स उनसे सामान खरीद लेते हैं बहुत ज़्यादा बल्क में, और फिर वो कहाँ पे सप्लाई करते हैं, शॉपकीपर, डिफरेंट शॉपकीपर्स के पास। ठीक है, ऐसे एक प्रोसेस चलता है, डायरेक्ट जाके शॉपकीपर पे नहीं, शॉपकीपर के पास फार्मर्स नहीं चले जाते, पहले ट्रेडर्स के पास और फिर शॉपकीपर के पास। अब देखते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी पालमपुर में। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ मतलब एग्रीकल्चर और फार्मिंग के अलावा क्या काम होता था वहाँ पे, देखो
देखो ओनली 25% पीपल ऐसे थे जो पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते थे, ठीक है, बाकी के सारे वही कर रहे थे फार्मिंग, मैंने आपको पहले बताया था। अब जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है वो क्या थी, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपर और कैटल, ये सारे काम थे जो एग्रीकल्चर के अलावा वहाँ पे होते थे। अब फार्मिंग के बाद जो मेन एक्टिविटी थी वो थी डेयरी, जो ज़्यादातर लोग कर रहे थे फार्मिंग के बाद, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गया डेयरी में क्या क्या होता है। अब डेयरी करने के लिए बफेलो तो चाहिए भाई, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें, तो बफेलो चाहिए। उसको क्या चाहिए होगा, उसको ग्रास चाहिए होगी जो वो खाएगी, जवार बाजरा जो भी उसको खाने की ज़रूरत है। फिर वो मिल्क देगी और फिर वो मिल्क जाके पालमपुर के लोग कहाँ पे सेल करते थे, रायगंज, जो बिग विलेज मैंने बताया था पालमपुर के पास है। अब रायगंज में है 2 ट्रेडर्स, मैंने बताया था ना डायरेक्ट शॉप में जाके तो बेच नहीं देते। 2 ट्रेडर्स हैं वहाँ पे, वो क्या करते हैं, यहाँ से जो फार्मर्स आ रहे हैं वो जो भी इनको सामान दे रहे हैं ना रायगंज में, वो इकट्ठा खरीद लेते हैं, ठीक है। और इनके पास स्टोरेज का सामान है, क्योंकि डेयरी के लिए तो स्टोरेज चाहिए भाई, रेफ्रिजरेटर वगैरह, इनके पास मशीनें हैं, ये बहुत सारा बल्क में खरीद लेते हैं, अपने पास स्टोर कर लेते हैं और इसको और भी दूसरे टाउन और सिटी में क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट। ये ट्रेडर्स के काम होते हैं। अब ये एक बेचारा फार्मर है, इसने ये डेयरी एक्टिविटी करी, अब इसके पास तो ना तो ट्रांसपोर्ट है, ना इतने इसके लिंक्स हैं और ना इसके पास स्टोरेज है, ये कहाँ जाके अलग अलग जगह पे वो करेगा, अपनी चीज़ें सेल नहीं कर पाएगा ना। इसलिए यहाँ पे ट्रेडर्स का काम होता है कि ये बल्क में सामान खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास भाई स्टोरेज का काम वो होता है, सामान, मशीन्स होती है, पैसा होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये यहाँ पे बल्क में खरीदते हैं और यहाँ पे जाके अलग अलग टाउन्स में वो कर देते हैं इसको सेल। अब भाई फ़ायदा किसको ज़्यादा होगा, अब ये भाई बल्क में खरीद रहा है, फ़ायदा भी इसी को ही होगा, खूब पैसा कमाएगा। ये तो बेचारे बस इसको बेच रहे हैं, ट्रेडर किसी टाउन में कितने कमा रहा है, किसी टाउन में कितने कमा रहा है, इसका तो अपना प्रॉफिट होगा ज़्यादा ही, ये बेचारे फिर भी कम ही उसमें रहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आगे बात करते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब डेयरी की बात होगी, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो छोटे मोटे कोई काम कर लेते हैं लोग, जैसे कि फैक्ट्री लगा दी, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड्स कुछ भी बना रहे हैं, कुछ आर्ट से आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं, तो वो लेस देन 50 पीपल, बस 50 से कम लोग काम करते हैं पालमपुर में, उससे ज़्यादा नहीं। और जब भाई इतने कम लोग काम कर रहे हैं तो क्या वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा पाएंगे? नहीं ना, तो छोटा मोटा कोई कहीं पे भी काम करने लग गए, अपने घर से ही कर रहे हैं या अपने खेती की फील्ड पे बैठ के कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो सिंपल मेथड से जो उनसे हो पाता था वो कर लेते थे। कॉम्प्लेक्स मेथड के लिए तो भाई जगह चाहिए बड़ी, बहुत सारे लोग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, छोटे मोटे लेवल पे आके मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो ये सिंपल मेथड और या तो घर से या फील्ड पे से ये वर्क करते हैं, ठीक है। ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे कुछ भी सामान बना के वो कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें ये लेबर क्या, इतने कम बंदे लेबर बाहर से वेजेस पे रख सकते हैं कि उनको वेजेस दे देंगे? नहीं रख पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, जो उनकी फैमिली में लोग होते हैं वही इन काम में हेल्प कराते हैं, वही लेबर का काम करते हैं, ठीक है। ये ऐसे होती है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करते हैं दूसरा क्या काम था, शॉपकीपिंग। अब शॉपकीपर्स और पालमपुर क्या करते हैं भाई, वो ट्रेडिंग करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक दुकान से दूसरी दुकान पे बेच दिया या फिर अपनी दुकान पे बेच दिया। तो ये ट्रेडर्स, मैंने बताया ना, ट्रेडर्स शॉपकीपर को सप्लाई करते हैं। तो शॉपकीपर छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं भाई, नियर मान लो बस स्टैंड है कहीं पे, वहाँ पर अपनी दुकान खोल ली, लोग आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं सामान, तो शॉपकीपिंग ऐसे चलती थी वहाँ पे। अब देखो, जैसे कि फैक्ट्री में होती है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, फिर होलसेलर्स के पास जाता है वो जो बल्क में सामान खरीद लेते हैं, और फिर वो रिटेलर्स के पास यानी कि शॉपकीपर के पास चला जाता है, ठीक है। ये रिटेलर तो एक एक सामान आपको दे देंगे, होलसेलर बल्क में खरीदते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रोसेस चलता है, फैक्ट्रीज से होलसेलर्स के पास और फिर रिटेलर्स के पास, वैसे ही जैसे ट्रेडर्स से फिर जाता है शॉपकीपर्स के पास, ठीक है। अब ये शॉपकीपर बेचते क्या है भाई, राइस वेट, आपके आसपास दुकानें आपको पता ही होगा, बहुत सारा सामान बेचते हैं शॉपकीपर, तो कोई भी सामान बेच सकते हैं। अब आगे बात होती है ट्रांसपोर्ट की, जो कि फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। आप कोई सा भी काम कर लो भाई, आप मैन्युफैक्चरिंग कर लो, डेयरी का काम कर लो या फार्मिंग कर लो, आपको अपना सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना ही है, चाहे आप ट्रेडर हो या कोई भी हो, आपको जाना है, तो ट्रांसपोर्ट उसके लिए चाहिए। कोई भी फील्ड में ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज़्यादा डेवलप करने वाला सेक्टर था पालमपुर में। अब पालमपुर से रायगंज जाने के लिए डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट चाहिए थे। वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल था, रिक्शा, टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ब्लॉक कार्ट, मतलब हर टाइप के ट्रांसपोर्ट थे वहाँ पे। अब ये पालमपुर विलेज में जितनी भी मैं आपको बता सकती थी एक्टिविटीज़, मिनिमम वेज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे वहाँ पर डेवलप हुआ, और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ट्रेडर्स कौन होते हैं, मिडल मैन कैसे होते हैं, क्या सरप्लस मनी होता है, कैसे बेनिफिट होता है, क्या क्या मतलब इकोनॉमी में होता है। एक विलेज की बात करें तो विलेज इकोनॉमी कैसे होती है, अभी हमने शहरों की बात नहीं की, अभी विलेज में कैसे लोग अपनी दिनचर्या है लोगों की, कैसे वो अपनी लिविंग सस्टेन करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे मनी का एक्सचेंज है वहाँ पे, तो ये इस चैप्टर के थ्रू हम पूरा समझ चुके हैं। अब इसकी आपको अगर PDF चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अब आगे भी वीडियोज़ आती रहेगी, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि मैं और वीडियो डाल पाऊँ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब विनायका बाय मानसी।